हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 पौधों में पोषण। इससे पहले कि हम अध्याय 5 तक के कंप्लीट कर चुके हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये है BPSC 4.0 के लिए और बिहार के विभिन्न बोर्डों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों में पोषण। पौधों में पोषण सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। जैसे कि हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन मुख्य पोषक तत्व हैं। भोजन के इन पोषक तत्वों से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। पोषण सभी जीवों के विकास, वृद्धि तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पिछली कक्षा में अर्थात क्लास 6 SCERT बोर्ड के साइंस बुक में पढ़ चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ईशान जानना चाहता है, क्या सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है? क्या इसके लिए सभी भोजन बनाते हैं? पौधों में पोषण, आइए जानेंगे अब हम पौधों में पोषण। सभी जीवों की पोषण की ज़रूरत होती है, अर्थात सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं, पोषण स्वयं कर सकते हैं। बाकी सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं और बाकी सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो क्या हम सब भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं? फिर हम रसोई घर में प्रतिदिन क्या बनाते हैं? जीवों को बनावट, स्वभाव, वास स्थान के अनुसार उनमें भोजन प्राप्ति और उपयोग के लिए तरीके भी अलग अलग होते हैं। पौधों में पोषण की विधि। हरे पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं, अर्थात अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कहा गया है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन पौधे ऐसा क्या करते हैं कि उनमें ऐसा क्या होता है जो भोजन बनाने में उनकी मदद करता है? तो पौधों में भोजन कहाँ बनता है? क्या पौधों का भी रसोई घर होता है? जैसे हम अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्रियाँ इकट्ठी करते हैं, क्या वैसे ही पौधों को भी ज़रूरत होती है? पौधे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। अर्थात हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। अर्थात पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग में होता है। हमारे घरों में जैसे कि भोजन बनाने का एक स्थान होता है, जैसे चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, मसाले आदि कच्ची सामग्रियां होती हैं, उनमें भोजन तैयार होता है। घरों में भोजन पकाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पौधे भी भिन्न भिन्न माध्यमों से अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्रियां प्राप्त करते हैं। जैसे चावल, रोटी, दाल, आटा, सब्जी बनाने के लिए हमको कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। ऐसे पेड़ पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए उनको कच्ची सामग्रियां की ज़रूरत होती है। तो आइए इन्हें हम जानते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और मुझे भोजन बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो कच्ची सामग्री जैसे जल एवं खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड स्रोत होते हैं। ये सब मिट्टी और वायुमंडल से प्राप्त होते हैं और इसका जो माध्यम होता है जड़ के द्वारा मिट्टी से अवशोषण तथा तना शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है और पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से ये
हो जाता है। मतलब ये भोजन इसी प्रकार से बनाते हैं। अर्थात जैसे कि अगर पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए उनकी कच्ची सामग्री क्या होती है, जैसे जल, खनिज लवण हुए और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके जो स्रोत होते हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज, जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मिट्टी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और इनका जो माध्यम है वायुमंडल प्राप्त करने का, जैसे कि पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म रंध्र अर्थात छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वो उसी के माध्यम से ये ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार हम भोजन पकाने के लिए ईंधन से ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात जिस प्रकार से हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पौधों जो होते हैं वो सूर्य से रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से। आप बता सकते हैं कि पौधे को ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है। पौधों को ये ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अर्थात पौधों को जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो पौधों को यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मुख्यतः पौधों के हरे भागों में इस ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब जो पत्तियों का जो रंग होता है उनमें उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है, और हरा वर्णक को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, या इसे हम पर्णहरित भी कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता से करता है, और पौधों के द्वारा इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। चूँकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त से होता है, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? खाद्य संश्लेषण वे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से होता है, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं, तथा उनकी इस ऊर्जा का उपयोग बाकी सभी जीव करते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं, और उनकी इस ऊर्जा का उपयोग बाकी सभी जीव जंतु करते हैं। जैसे क्या आप बता सकते हैं कि पौधों का रसोई घर कहाँ है? क्या आप अब भी कहेंगे कि हम अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की कहानी, कभी मिट्टी कभी पानी। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रकाश की संश्लेषण की कहानी, कभी मिट्टी कभी पानी। हम अपने आसपास अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधों को देखते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि एक नन्हा पौधा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? इतनी पत्तियां, डालियां, तने, गहरी जड़ें, फल फूल के साथ गेहूं धान के एक दाने से पूरे पौधे का बनना। आप अगर बढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम भोजन करते हैं। उससे ऊर्जा और शारीरिक विकास के आवश्यक तत्व मिलते हैं। इसके लिए हमारे पास भोजन ग्रहण करने का तरीका, उससे उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण के लिए आवश्यक अंग हैं। पर क्या ये पौधों के लिए भी सच है? वे भी भोजन करते हैं। उनका भोजन क्या है, कहाँ से आया, कैसे बनता है? प्राचीन काल से ऐसे प्रश्न लोगों को उद्वेलित करते रहे हैं। महान दार्शनिक और विद्वान अरस्तु का मानना था कि पौधे सड़ी गली चीज़ों का अवशोषण कर बढ़ते हैं। अरस्तु का विचार है कि अरस्तु का विचार अनुभवों पर आधारित था, और इसके पीछे तर्काधार तो था, लेकिन वर्तमान समय जैसी वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं थी। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व 1648 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉन बैप्टिस्ट हेलमांट ने इस दिशा में पहला प्रयोग किया। हेलमांट ने एक बड़े गमले में 90 किलोग्राम मिट्टी लिया और उसमें 2.268 किलोग्राम के बिलो, जिससे क्रिकेट बैट बनता है, के पौधों को लगाया। उसने सुनिश्चित किया कि गमले की मिट्टी में हवा के अतिरिक्त अन्य कोई चीज, यहाँ तक कि धूल कण भी ना जा सके। पौधों को उसने आसुत जल और वर्षा के जल से सींचा। लगभग 5 साल चले प्रयोग के बाद जब हेलमांट ने पौधे और मिट्टी का वजन लिया तो पाया कि मिट्टी के वजन में मामूली कमी आई
और 90 किलोग्राम मिट्टी 89.944 किलोग्राम थी, जबकि पौधे का जो वजन है 71.732 किलोग्राम था। क्या अब भी आप कहेंगे कि पौधों की वृद्धि और विकास से संबंधित चीज़ें मिट्टी से मिलती हैं? अगर ऐसा होता तो मिट्टी के वजन में काफ़ी कमी होनी चाहिए थी। हेलमांड का निष्कर्ष था कि पौधों की वृद्धि में जल भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग 125 वर्षों के बाद 1771 में जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। यद्यपि उनका प्रयोग पौधों की वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं था, हवा में उपस्थित गैसों के बारे में जानना चाहते थे। तब तक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रिस्टले ने 3 प्रयोग किए। पहले में जलती मोमबत्ती के ऊपर जार रखने पर वो कुछ देर में बुझ गई। दूसरे में चूहे को बीकर में ढकने पर पाया कि चूहा कुछ देर बाद बेचैन हो गया। इन प्रयोगों से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी चीज़ के जलने या जीवों के सांस लेने से हवा दूषित हो जाती है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर ऐसा होता है तो चीज़ों के जलने या जीवों के सांस लेने से अब तक पूरी हवा दूषित क्यों नहीं हो गई। प्रिस्टले के तीसरे प्रयोग के निष्कर्ष ने उसे कुछ राहत पहुंचाई। उसने पुदीने के पौधों को एक बीकर में मोमबत्ती के साथ रखा तो सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार से हवा उसके अंदर बाहर आ जा ना सके। लगभग 10 दिन बाद उसने लेंस की सहायता से मोमबत्ती जलाई और देखा कि मोमबत्ती आराम से जलती रही। प्रिस्टले ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी हरे पौधों में हवा को शुद्ध करने की क्षमता होती है। प्रिस्टले को यह प्रयोग आगे की खोजों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जॉन एंगेनहोज ने प्रिस्टले की खोजों को आगे बढ़ाते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों के हरे भाग, खासकर पत्तियां, हवा को शुद्ध करती हैं। साथ ही शुद्ध करने की प्रक्रिया तभी होती है जब उन्हें पर्याप्त प्रकाश मिले। प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधा भी हवा को दूषित करते हैं। दूसरा निष्कर्ष, क्या ठीक ऐसा नहीं है जिसे हमारे द्वारा श्वसन में होता है? यद्यपि इन महान वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्षों से पौधों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत साफ तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इन प्रयोगों के निष्कर्षों को मिला करके देखें तो स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की खोज को दिशा देने में इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। प्रिस्टले के प्रयोगों ने ऑक्सीजन के खोजों को दिशा दी और पता कीजिए कि ऑक्सीजन की खोज कैसे हुई। अगर हम हेलमांड, प्रिस्टले और एंगेनहोज के निष्कर्षों को एक साथ मिलाकर के देखें तो निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। पहले, हरे पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं। दूसरा, ये प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है। न आश्चर्य की बात है कि पौधे हवा और पानी से अपना पोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। पत्तियों की क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है और इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ क्रिया होता है तो हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 प्लस और जल के साथ क्रिया होने पर हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का सूत्र और कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 देख सकते हैं, ये इसके उत्पाद हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग या तो कोशिकाओं के द्वारा तुरंत होता है या वो अघुलनशील मंड अथवा स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में भी काम आता है। इस प्रक्रिया में विभक्त ऑक्सीजन पत्तियों से रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाता है।
प्रकाश संश्लेषण का महत्व। जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों के द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं। शाकाहारी जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी जीव उन जीवों पर निर्भर रहते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सर्वाहारी जीव पौधों और जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार सभी अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। और पौधे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? अंततः हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसका जो मूल स्रोत होता है वो सूर्य है। अर्थात हमें ऊर्जा प्राप्त जो होगा उसका अर्थात जो होता है ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो वो सूर्य है। आइए अब ऑक्सीजन के बारे में। श्वसन हेतु सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही बना रहता है। कुछ पौधों की पत्तियां हरी न होकर के गहरी लाल, बैंगनी, भूरे कलर की होती हैं। इन पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन इनका हरा रंग दूसरे रंगीन वर्णकों के कारण छुप जाता है। अतः इन रंगीन पत्तियों के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल पीले धब्बे वाले पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता, अतः वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। आमना अपने विद्यालय के पास उगे नागफनी अर्थात कैक्टस के बारे में जानना चाहती है। इनमें पत्तियां तो है ही नहीं, क्या इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? ये जीवित कैसे हैं? दो गमले में लगे हुए एक प्रकार के हरे पौधे लीजिए। इन गमलों पर आ और बा लिखिए और 48 घंटे तक अंधकार या काले बक्से में रख दीजिए। आपको इसे काले या अंधकार में रखना है या काले बक्से में रखना है। अब आ वाले बक्से को अंधेरे में छोड़ दीजिए। बा वाले गमले को सूर्य के प्रकाश में 5 से 6 घंटे तक रखिए। अब दोनों गमलों के पौधों से एक एक पत्ती लीजिए। दोनों पत्तियों को अलग अलग बर्तन में लेकर के 2-3 मिनट तक उबालिए। उबली पत्तियों को शीशे के गिलास अथवा परखनली में लीजिए। उनमें इतनी मात्रा में इथाइल अल्कोहल डालिए कि पत्तियां डूब जाएं। गिलास अथवा प्रहनली को पानी से भरे बीकर अथवा पात्र में रखिए। तब तक गर्म कीजिए जब तक कि अल्कोहल उबलने न लगे। पत्तियों को अल्कोहल से बाहर निकाल करके गर्म पानी से धोइए जिससे कि अल्कोहल साफ हो जाए। अब पत्तियों का एक प्लेट में रखिए और उन पर टिक्चर आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालिए। होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कीजिए। बताइए किस पत्ती में परिवर्तन हुआ और क्यों? स्मरण कीजिए कि आप कक्षा 6 में टिक्चर आयोडीन परीक्षण से परिचित हैं। सावधानी, अल्कोहल अति ज्वलनशील है, अतः उसके उबलते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी है जिससे आग न पकड़े। क्रियाकलाप 2। क्रोटन या रंग बिरंगी पत्ती वाले पौधे का गमला लीजिए। 4 से 5 घंटों तक उसे सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब एक पत्ती लीजिए, उसकी आकृति अपनी कॉपी में बनाइए। बनी आकृति में पत्ती के अनुसार हरे रंगीन और रंगहीन भागों को चिन्हित कीजिए। क्रियाकलाप 1 के अनुसार पत्ती का आयोडीन परीक्षण कीजिए। पत्ती में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर अपनी कॉपी में लिखिए। अपने द्वारा बनाई गई आकृति से उन स्थानों को निकालें जहां पत्ती के रंग में परिवर्तन नजर आता है। क्या आप बता सकते हैं कि पत्ती के किस भाग में परिवर्तन हुआ और क्यों? क्रियाकलाप 3। आइए अब हम एक और रोचक क्रियाकलाप करें। मालती फूल के पौधों को 3-4 पत्तियां चुनिए। 3-4 पौधे की 3-4 मालती फूल के पौधे की 3-4 पत्तियां चुनिए। हर पत्ती के बराबर एक काला कागज लीजिए। काले कागज के बीच से अपनी इच्छा अनुसार छोटी आकृति मछली सांप काट कर निकाल लीजिए। बाकी बचे कागज से चुनी हुई पत्तियों को पूरा ढक दीजिए। 2 दिन बाद इन पत्तियों पर क्रियाकलाप 1 के अनुसार आयोडीन परीक्षण कीजिए। अवलोकन कीजिए और पत्ती में हुए परिवर्तनों को लिखिए। क्या आप बता सकते हैं कि पत्ती में किस भाग में और क्या परिवर्तन हुआ? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में इनके अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की होती है, लेकिन पौधे में सीधे इसके उपयोग की क्षमता नहीं होती है। हम इसको दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता। प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता, लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में इनके अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती, लेकिन पौधे में सीधे इसके उपयोग की क्षमता नहीं होती है। ईशान जानना चाहता है कि पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो रहमत चाचा अपने खेतों में खाद क्यों डालते हैं? मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु अथवा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। ये यौगिक जल के साथ पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इससे पौधों की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता पूरी होती है, जो पौधे को प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में मदद करती हैं। संभवतः इसलिए किसान अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। पौधों में पोषण की अन्य विधियाँ। आपने किसी बड़े वृक्ष के तना, शाखा, पत्तियों से लिपटे हुए रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना देखा होगा। में ऐसा ही एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। धागे नुमा संरचना अमरबेल है। इसमें ना तो पत्तियां होती हैं और ना ही क्लोरोफिल। फिर ये जीवित कैसे रहते हैं? भोजन कैसे पाते हैं? अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिनमें वो लिपटे रहते हैं, अर्थात मनुष्य तथा अन्य जीवों की तरह अमरबेल अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करता है। और ऐसे और भी पौधे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। पोषण के इस तरीके को विषम पोषी पोषण कहा जाता और अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करता है उन्हें हम परजीवी कहा जाता है। और ऐसे और भी पौधे हैं। पोषण के इस तरीके को विषम पोषी पोषण कहा जाता और जो दूसरे से अपना ये जो तरीका हुआ विषम पोषी, लेकिन जो पौधे अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम परजीवी कहलाते हैं। जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। जिन पौधों से वो पोषण प्राप्त करते वो परपोषी कहलाते हैं। और अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। हम लोग भी अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, तो क्या हम भी परजीवी हैं? वस्तुतः परजीवी वैसे जीव हैं जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीव के साथ बिताते हुए सीधा अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये जिनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हानि ही पहुंचाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। ऐसा ही एक पौधा घटपर्णी है, आप चित्र में देख सकते हैं। वास्तव में इसमें घड़े जैसी संरचना इसकी पत्ती का ही रूपांतरित रूप है। पत्ती का ऊपरी भाग इसका ढक्कन बनाता है और घड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रोएदार संरचनाएं होती हैं। अब कोई कीट अंदर प्रवेश करता है तो रोए में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में रोचक रस होता है जिसमें कीटों का पाचन हो जाता है और ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधा कहा जाता। जैसे वीन, सप्लाई ट्रैप, सेंट्रूट भी ऐसे ही कीटभक्षी पौधे हैं। घटपर्णी का पौधा आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि जो बीन, सप्लाई ट्रैप, सेंट्रूट भी ऐसे भी पौधे हैं। कुछ पौधे कीटभक्षी होते हैं। कुछ पौधे कीटभक्षी क्यों होते हैं? क्या ऐसा संभव है कि उन्हें सभी आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वे ऐसा करते हैं? अब मृतोपजीवी पौधा के बारे में जानेंगे।
आइए जानते हैं मृतोपजीवी क्या होते हैं। मृतोपजीवी के बारे में, बरसात के दिनों में आपने आसपास गोबर, कूड़े के ढेर, वृक्षों की छाल, टहनियों आदि पर अक्सर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी। आप इन्हें किन नामों से जानते हैं, पता कीजिए। कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता आदि की संरचनाएं कवक या फंजाई कहलाती हैं। इनमें ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही भोजन ग्रहण करने की सुव्यवस्थित प्रणाली। तब भी ये जीवित कैसे हैं, इनका पोषण कैसे होता है। ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जो पोषक तत्वों का विलयन में बदल देते हैं। पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिए जाते हैं और इस प्रकार ये पोषण को मृतजीवी पोषण तथा इसे पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि यहाँ पर हमें ये जानना है कि ये कौन से ऐसे पौधे, अर्थात इसमें ना तो क्लोरोफिल होगा और ना ही भोजन ग्रहण करने की सुव्यवस्थित प्रणाली। तब ये जीवित कैसे हैं, इनका पोषण कैसे। ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जो पोषक तत्वों को विलयन में बदल देते। पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिए जाते हैं और इस प्रकार के पोषण को मृत जीवी पोषण तथा ऐसे पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। आमना की मम्मी उसे अचार मुरब्बों को भीगे हाथों से छूने को मना करती हैं, ऐसा क्यों। कवक उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। वर्षा ऋतु इसके लिए अनुकूल है। कवक के बीजाणु ऐसी स्थिति में तेजी से पनपते हैं, कवक के कारण अचार, कपड़े, चमड़े की वस्तुएं आदि खराब हो जाती हैं। ये मनुष्य जंतुओं, पौधों के अनेक रोगों का कारण भी हैं। खुजली, दिनाएं, शुहली आदि मनुष्य में कवक के कारण होने वाली सामान्य बीमारियां हैं। अब हमको ये जानना है कि कवक से ऐसी कौन सी बीमारी फैलती है। तो यहाँ पर 3 नाम दिए हुए हैं, खुजली, दिनाय और शिहुली। ये होते हैं जो कवक से फैलने वाली बीमारी हैं। आगे समझेंगे और जानेंगे कि आलू का झुलसा रोग, धान की पत्तियों का चित्तीदार होना, ये आदि पौधे के रोगों के कारण भी कवक हैं। मतलब पौधों के रोगों का कारण भी क्या है, कवक हैं। जैसे कि आलू का जो झुलसा रोग, धान की पत्तियों में भी चित्तीदार हो जाना, ये भी कवक के कारण ही होता है। कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। औषधि, डेयरी उत्पाद, जलेबी आदि बनाने में भी इनका उपयोग होता है। मशरूम खाने के काम आता है। आगे क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे, जैसे कि पाव रोटी या रोटी के टुकड़े को पानी में भिगो करके 2-3 दिन के लिए नम उष्ण स्थान पर रखिए। आप देखेंगे कि 2-3 दिन के बाद उन पर धब्बे या रोए जैसी हल्के भूरे, हरे, सफ़ेद, गहरे काले रंग की संरचनाएं नजर आती हैं। आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से इनका अवलोकन कीजिए। ये धागे जैसी संरचनाएं क्या हैं, इस पावरोटी और ताज़े पावरोटी के गंध की तुलना कीजिए। क्या आप गंध में अंतर पाते हैं। तो पोषण की विधियाँ, तो पोषण की 2 विधियाँ, एक होती है स्वापोषी पोषण, एक है विषमपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण 2 परजीवी और मृतजीवी। कभी कभी 2 जीव एक साथ रहते हैं, आपस में आवास पोषण बांटते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच ऐसा ही संबंध होता है। अर्थात लाइकेन जो होता है, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच ऐसा ही संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। कवक उससे पोषण प्राप्त करता है और बदले में शैवाल को जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। और इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, ये दलहनी फसलों में अक्सर देखे जाते हैं। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों के उपयोग के अनुकूल बनाते हैं। बदले में पौधे इन्हें आवास और पोषण उपलब्ध कराते हैं।
मिट्टी में पोषक तत्वों की या पोषकों की पुनः पूर्ति। आप जान चुके हैं कि पौधे मिट्टी से खनिज, लवण, पोषक तत्वों आदि का अवशोषण करते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनमें इन तत्वों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। दूसरी ओर मिट्टी में इसकी मात्रा कम होने लगती। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है खेतों में डालते हैं। राइजोबियम जैसे जीवाणु पौधों की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पौधों या जीवों के सड़े गले अवशेष भी पुनः चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते। वास्तव में हमें पौधों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की समुचित जानकारी हो तो हम न केवल पौधों को उचित ढंग से उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ रखते हुए उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी खत्म होता है। तो हमने क्या सीखा इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सभी जीवों को अपने वृद्धि, विकास एवं शरीर के रखरखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो पोषण से प्राप्त होता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। सभी सूर्य के लिए ऊर्जा का स्रोत हैं। पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऊर्जा को संचित करती हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं जो परजीवी पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कवक अपना पोषण मृत अथवा अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। विषमपोषी अपना पोषण पौधों और अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति जरूरी है। तो आप यहाँ हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी। तो आप इसको जरूर करें। अमरबेल कौन सा उदाहरण है? मृत, पर, विषम, स्वपोषी। तो ये कौन सा पोषी है? परजीवी। पौधे का रसोई घर कौन सा होता है? पौधे का रसोई घर है तना, जड़, पत्ती, फूल। तो जड़। कीटभक्षी पौधा, घटपर्णी पौधा जो है वो कीटभक्षी है। तो आप यहाँ से इन सब प्रश्नों के उत्तर को जरूर दीजिए। और यहाँ जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ लाइनें बताई गई हैं जो आप यहाँ से इसे पढ़ करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है जगदीश चंद्र बसु भारतीय विज्ञान की क्षितिज पर चमकते नक्षत्रों में से एक जिनकी प्रतिभा का लोहा सारे संसार ने माना महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु हैं। जगदीश चंद्र बसु का जीवन एक लंबे संघर्ष की कहानी है। साधारण परिस्थितियों से ऊपर उठ करके निरंतर अंग्रेजी सत्ता के साथ संघर्ष करते हुए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत के पुराने गौरव को पुनः स्थापित किया। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 के दिन बंगाल के मैमन सिंह जिले के फरीदपुर गांव में हुआ। जगदीश चंद्र बसु का बचपन देहाती वातावरण, हरे भरे खेतों बगीचों में गुजरा। बचपन से ही उनका शौक तरह तरह के जीव जंतुओं पालने, जंगलों की खाक छानने, बगीचों में फावड़ा चलाने, पानी की नालियां बनाने, घुड़सवारी आदि का था। बसु की आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूलों में हुई और कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में की। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास। कॉलेज में उन्होंने बेहतरीन अध्यापक मिले। एक अध्यापक फादर लाफा ने जगदीश चंद्र बसु के जीवन को नई दिशा दी। उनकी पढ़ाने की शैली ने बसु की भौतिक विज्ञान में रुचि बढ़ा दी। जगदीश चंद्र बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। यद्यपि उनके परिवार के कुछ सदस्य का दबाव था कि वे ICS की तैयारी करें। अनंततः बसु लंदन गए जहां उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और वहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। खासकर मुर्दे की चीरफाड़ करने वाले कमरे में जाने से उन्हें अक्सर बुखार हो जाता था। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र विषय के साथ BSc की पढ़ाई की। स्वदेश लौटने पर बसु 25 वर्ष की आयु में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अस्थायी प्रोफेसर नियुक्त हुए।
वहाँ उन्हें अंग्रेज़ों की तुलना में कम वेतन मिलता था, जिसके विरोध में उन्होंने वेतन नहीं लेने का निर्णय लिया। बसु अपने विद्यार्थियों को बहुत लगन से पढ़ाते थे। अधिकारी उनकी लगन से प्रभावित होकर उन्हें पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिए। वास्तव में ये ठीक वैसा ही जैसा कि बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया था। सन 1892 में अपने 34वें जन्मदिन पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपना सारा जीवन विज्ञान की सेवा में लगा दूंगा। वे शोध कार्य में जुटे रहे। अपने खर्च पर देसी मिस्त्रियों की सहायता से उन्होंने प्रयोगशाला उपकरण बनाए। सबसे पहले उन्होंने बेतार के तार पर शोध शुरू किया। आज हम इस प्रयोग से पूर्ण परिचित हैं। लाखों किलोमीटर दूर केवल विद्युत की तरंगों से आसानी से संदेश भेजे जाते हैं। रेडियो तो घर घर में है। 1895 में बसु ने प्रयोग का पहली बार प्रदर्शन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में किया। उन्होंने अपने क्लासरूम से रेडिएटर की सहायता से तरंगें प्रवाहित की। इनके इस प्रयोग से पूरे विश्व में खलबली मच गई। लंदन विश्वविद्यालय ने उसी समय बसु को डॉक्टर की उपाधि दी। व्यावसायिक कंपनियां लंदन में बसु के पीछे पड़ गईं। डॉक्टर बसु को इससे अनेक कटु अनुभव हुआ। डॉक्टर बसु की खोज को उनके एक अमेरिकी मित्र ने अपना नाम पेटेंट करा लिया। इससे उन्हें बहुत दुखद हुआ। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बेतार के तार से संदेश भेजने में सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु को ही सफलता मिली थी। डॉक्टर बसु को बचपन से ही पेड़ पौधे जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। वो वनस्पति विज्ञान के शोध में कार्य करने में जुट गए। पहले लोगों का ख्याल था कि वनस्पति को सुख दुख जैसी बातों का अनुभव नहीं होता। उन्होंने वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कैस्कोग्राफ नाम का एक बहुत ही अद्भुत यंत्र बनाया, जिससे वनस्पतियों के जीवन एवं स्वभाव के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इस खोज से पूरे संसार में तहलका मच गया। डॉक्टर बसु के कार्य से प्रभावित होकर इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपनी सदस्यता प्रदान की। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से अलंकृत किया। उनका सपना था कि देश में विज्ञान की एक भव्य प्रयोगशाला स्थापित हो। उनका सपना पूरा हुआ। 1917 में उन्होंने कोलकाता के सर्कुलर रोड पर बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। इसके लिए डॉक्टर बसु ने अपना सारा धन लगभग 5 लाख रुपए लगा दिए। डॉक्टर बसु को अपनी मातृभूमि मातृभाषा से बेहद प्यार था। उन्होंने बंगला में कविताएं रची और ज्ञान विज्ञान के बारे में बंगला पत्रिकाओं में अनेक लेख भी लिखे। वे 4 साल तक वंगीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 23 नवंबर 1937 में दिन इस महान भारतीय वैज्ञानिक का देहांत हुआ और डॉक्टर बसु ने अपने शोध कार्य से विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अगली पंक्ति में पहुंचा दिया। उन्होंने कई योग शिष्यों को पैदा किए। डॉक्टर मेघनाथ साहा उन्हीं के शिष्य थे। बसु के द्वारा स्थापित विज्ञान मंदिर अब भी उनकी परंपरा को बढ़ा रहा है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप सब पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।